जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। हम पढ़ रहे हैं 15वां अध्याय, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं संसाधन संरक्षण पर, रिसोर्सेज कंजर्वेशन पर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने संसाधन क्या है और संसाधन के वर्गीकरण पर बात कर चुके हैं। तो आज हमें समझना है पहले कंजर्वेशन क्या है, यानी संसाधन संरक्षण क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है और संसाधनों के संरक्षण में कौन सी समस्याएं हमारे सामने आ रही है और किस प्रकार संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है, यानी विभिन्न उपायों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कंजर्वेशन शब्द का मतलब समझें। कंजर्वेशन, अगर सिर्फ इतने से शब्द की अगर मैं बात करूं तो आप इस प्रकार से समझें, किसी चीज को बचाने की जो प्रक्रिया होती है, किसी चीज को खत्म होने से बचाने की जो प्रक्रिया, प्रोसेस जो होती है, उसे कहा जाता है कंजर्वेशन। अब हम संसाधन संरक्षण की दो तरह की परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, एक थोड़ी सामान्य परिभाषा और दूसरी थोड़ी सी विस्तृत। आपको जो भी अच्छी लगे उसको आप परीक्षा में लिख सकते हो। तो देखिए, मैंने लिखा है यहां पर संरक्षण या संसाधन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से, विवेकपूर्ण यानी सोच समझकर, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करते हुए उनको बचाने की प्रक्रिया। तो प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करते हुए उनको बचाने की प्रक्रिया संसाधन संरक्षण कहलाती है। अगर आप चाहते हो इसको और विस्तृत रूप से लिखना, आपकी इच्छा है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, सभी संसाधनों का नियोजित, विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण, विनाश रहित तथा जनसंख्या की आवश्यकता अनुसार लंबे समय तक उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो ये इसकी पूरी विस्तृत व्याख्या हो गई, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। अब आपकी इच्छा है, आपको जैसे जो उचित लगे उस परिभाषा को आप संसाधन संरक्षण में लिख सकते हो। अब बात करते हैं, एक बहुत ही प्यारा प्रश्न भी बन सकता है और हमें समझना भी है, भी संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, ऐसी क्या आवश्यकता महसूस हो रही है हमें भी, हमें इसको यानी किसको, संसाधनों को संरक्षित करे भी बचाए। एक नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें मैंने यहां पॉइंट के रूप में आपके सामने लिखा है। आपकी इच्छा है 1 नंबर में इनमें से कोई भी एक लिख सकते हो, 2 नंबर में मैं चाहता हूं 2 या 3 में आए तो इन चारों के बारे में आप लिख दीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो पहला है मानव के सतत विकास के लिए। तो आप लिख सकते हो, मानव के सतत विकास के लिए संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है। इसी प्रकार आप लिख सकते हो, संसाधनों का लंबे समय तक, संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। तीसरी बात आ जाती है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचाए रखने के लिए भी संसाधन संरक्षण आवश्यक है। भी ये नहीं है भी कोई चीज है उसका इस्तेमाल हम कर लें और हमारी आने वाली पीढ़ियां नहीं कर पाई। हम संरक्षित क्यों करना चाहते, हम चाहते हैं भी इस तरीके से हम किसी चीज का इस्तेमाल करें जो आने वाली जनरेशन के लिए भी वो चीज बची रहे, वो भी उस चीज का फायदा उठा सके। और चौथी बात आती है पर्यावरणीय समस्याओं के निवारण तथा पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। ध्यान दीजिए कि पर्यावरण की जो भी समस्याएं आ रही है, औद्योगिकरण, नगरीकरण, इन वजह से आपको पता है पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है। तो पर्यावरणीय समस्याओं के निवारण और पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है। तो एक बार पुनः आप देखिए, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता किस किस आधार पर है,
मानव के सतत विकास के लिए, दूसरा संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग करने के लिए, तीसरा है हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखने के लिए आवश्यक है, और चौथा है पर्यावरणीय समस्याओं के निवारण तथा पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। या यूं कहें भी विश्व में संसाधनों के संरक्षण की क्या जरूरत है। किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे, आपको इन बिंदुओं का उस प्रश्न के आंसर में देना है। अब बात आती है, हमने कहा भी क्यों आवश्यकता है उसकी बात कर ली। अब हम एक चीज और समझे, एक अच्छा 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है, 1 नंबर में आए तो भी जो हम संसाधनों के संरक्षण की जो बात कर रहे हैं भी हमें जरूरत है, भी करना है हमें इनको, लेकिन इसके करने में कौन सी समस्या आ रही है। तो संसाधन संरक्षण की समस्या है वो क्यों उत्पन्न हो रही है, भी हमें इनको बचाने की जरूरत पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, भी ऐसी क्या समस्याएं हमारे सामने आ रही है। या यूं कहें भी संसाधन संरक्षण के बाधक कारण कौन से हैं, कौन सी कारक है वो संसाधन संरक्षण के अंतर्गत बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अगर ये समस्या नहीं हो तो शायद हमें इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं रहे, फिर हम सब विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करेंगे भाई। तो अब हम बात कर रहे हैं संसाधन संरक्षण की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, या संसाधन संरक्षण के बाधक कारणों पर, और इसके अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण कारकों पर हम बात कर रहे हैं। 4 कारक है और ये चारों ही अकेले नहीं बल्कि संयुक्त रूप से इसके लिए उत्तरदायी है। नंबर 1, पहला है जनसंख्या विस्फोट के कारण बढ़ती मानवीय आवश्यकताएं। जनसंख्या विस्फोट के कारण बढ़ती मानवीय आवश्यकताएं। आपको पता है भारत की नहीं विश्व की जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है भारत की, तो इसलिए मानव की जो आवश्यकता है वो भी बढ़ रही है। आवश्यकता बढ़ रही है तो सीधा सा उसका अटैक किसके ऊपर आएगा, उसका आएगा संसाधनों के ऊपर, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के लिए हमें ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता होगी और लोग उसका दोहन है वो ज्यादा करते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण जो बढ़ती मानवीय आवश्यकताएं हैं वो इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी है वैज्ञानिक आविष्कारों से औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और परिवहन में तीव्र वृद्धि हो रही है। तो जैसे जैसे नई नई खोज हो रही है, वैज्ञानिक सोच बढ़ रही है, तो औद्योगिकरण बढ़ रहा है और नगरीकरण हो रहा है, परिवहन में है वो तीव्र गति से ग्रोथ हो रही है, उसका सीधा सा इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है, तो उसकी गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। तो ये भी एक संसाधनों की संरक्षण में एक प्रमुख समस्या है हमारे सामने। तीसरा बिंदु आता है पश्चिमी उपभोक्तावादी। पश्चिमी उपभोक्तावादी यानी हम वही अंग्रेजी सोच रखने वाले हो गए हैं। अंग्रेजों की क्या सोच थी, जो मिले उसको फिनिश करो पहले, बाद में नए के बारे में सोचेंगे। और बिल्कुल हम भारतीय भी इसी प्रकार के होते जा रहे हैं, जबकि हमारे देश की संस्कृति कभी भी ऐसी नहीं रही थी। तो ये क्या है, इसके अंतर्गत पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से संसाधनों के अधिकतम उपभोग की प्रवृत्ति। तो पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति का हम पर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे हम संसाधनों का अधिकतम उपभोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। किसके लिए, संसाधनों की संरक्षण के अंतर्गत। ये भी एक समस्या है, हमारी सोच खराब होती जा रही है। और चौथा है अधिकतम विकास की प्रवृत्ति। बस डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन क्या हमारा डेवलपमेंट है वो इस प्रकृति पर, इस पर्यावरण के खात्मे पर ही मिले चाहिए। हम इस विकास का क्या करेंगे जब हमारी प्रकृति है उसका हम बहुत ज्यादा नुकसान कर देंगे। और हमें अच्छे से पता है, हालांकि हम जितना प्रकृति नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे वो हमसे बदला लेगी, लेकिन नहीं समझ रहे हम। वही पेड़ों को काटना, पॉल्यूशन बढ़ना, बस हमें सिर्फ अपना विकास चाहिए।
तभी तो आप भारत ही नहीं पूरी दुनिया की बात करो, बड़े बड़े हम सम्मेलन करते हैं पॉल्यूशन को लेकर, पर्यावरण को बचाने के लिए, लेकिन शायद वो सिर्फ सम्मेलन ही बस एक मीटिंग मात्र होकर रह गई है। उसमें हम जो डिसीजन लेते हैं भी हमें ये करना है देश के अंतर्गत, उस पर कोई भी सरकार है वो चिंतित नहीं है, न तो आम आदमी और न ही सरकार। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अधिकतम विकास की प्रवृत्ति है वो भी संसाधन संरक्षण में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आप समझ पा रहे हो भी संसाधनों के संरक्षण में समस्याएं क्या है। तीव्र जनसंख्या है, बहुत तेजी से बढ़ती जनसंख्या है। दूसरा औद्योगिकरण, नगरीकरण और परिवहन के जो साधनों की जो ग्रोथ हो रही है वो है। तीसरा है हमारी पश्चिमी उपभोक्तावादी जो सोच बन चुकी है भी, जिसमें हमने क्या कहते हैं, जिसमें भी किसी भी चीज का हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, हमें उसको जैसे खनिज है तो ज्यादा से ज्यादा निकाल लो भी, खत्म कर दो, तभी तो हमारे राजस्थान से अरावली पर्वत श्रृंखलाएं खत्म होने की कगार पर है। और दूसरा, चौथा है अधिकतम विकास की हमारी मानसिकता, हमारी प्रवृत्ति, हमारी टेंडेंसी, जिसकी वजह से इन संसाधनों के संरक्षण में समस्या उत्पन्न हो रही है। तो हमने संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है और संसाधन संरक्षण की के अंतर्गत समस्याएं क्या है, उन पर हमने बात की। अब हम आगे पढ़ रहे हैं संसाधन संरक्षण के विभिन्न उपाय। ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे हम इन संसाधनों के संरक्षण, जो संसाधन है उनको हम संरक्षित कर सकते हैं। तो अगले बिंदु में हम जो टॉपिक है हमारा संसाधन संरक्षण के विभिन्न उपाय या विधियां, उनमें हम विस्तृत रूप से बात करने जा रहे हैं। अच्छे से समझिएगा, एक बड़े प्रश्न के रूप में भी इंपॉर्टेंट है और प्लस हर पॉइंट भी 1 या 2 नंबर के रूप में, प्रश्न के रूप में आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अब टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। संसाधनों के संरक्षण की प्रमुख 10 विधियों या 10 उपायों पर अब हम बात कर रहे हैं। ये है 10 उपाय जिन पर हम एक एक करके विस्तृत रूप से व्याख्या कर रहे हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हो, नंबर 1 है जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण। यानी जब जनसंख्या में वृद्धि अधिक होती है तो हम समझ सकते हैं भी संसाधनों पर दबाव भी अधिक होगा, क्योंकि अधिक जनसंख्या के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो यानी कहने की बात यह है भी जनसंख्या के दबाव से जो संसाधन है वो फिर जल्दी समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए संसाधनों के संरक्षण के लिए सबसे पहले हमें जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण करना होगा। दूसरा बिंदु आता है नियोजन यानी प्लानिंग में समग्र दृष्टिकोण। सबसे पहले तो हम ये समझें भी नियोजन में समग्र दृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है। देखिए, पर्यावरण के जो सभी घटक हैं, चाहे वो जैविक घटक हो चाहे अजैविक घटक हो, तो पर्यावरण के सभी घटकों का उचित तरीके से उपयोग करना और उनका संरक्षण करना नियोजन में समग्र दृष्टिकोण कहलाता है। क्योंकि पर्यावरण के ये जो सभी घटक हैं, जैविक और अजैविक घटक है, ये आपस में जुड़े हुए हैं और इनमें से किसी एक भी घटक की अगर कमी हो जाएगी तो पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। जैसे तीव्र जो रूप से जो औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, शहर के आसपास की जो उपजाऊ कृषि भूमि है वो लगातार कम होती जा रही है और वन विनाश हो रहा है। तो वन विनाश से मृदा अपरदन है वो ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, मानव कल्याण के लिए जब हम प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग में समग्र दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। तीसरा बिंदु आप देख पा रहे हो, जैविक संतुलन बनाए रखना। एक चीज मैंने पहले कहा, एक बार फिर कह दूं, इस प्रकार से भी एक एक पॉइंट का भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे जैविक संतुलन बनाए रखना क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो हर पॉइंट को आपको अच्छे से समझना भी है। नोट्स रूप में आप इधर साइड में स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो। तो बात करें जैविक संतुलन बनाए रखना, यह भी संसाधन संरक्षण का एक उपाय है। देखिए, मानव जीवन को उन्नत
और सुविधाजनक बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि अगर बायोलॉजिकल रूप से अगर ये असंतुलन हुआ तो पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो जाएगी, जिससे मानव का विनाश ही होगा। उसका फायदा नहीं हो सकता, उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता मानव का। तो इसलिए जैविक संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है। चौथा पॉइंट आप देख पा रहे हो, अब ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग। गौर कीजिएगा, गैर पारंपरिक, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का हमें अधिकतम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमें पता है भी ये संसाधन क्या है, ये नवीकरणीय है और असमाप्य है। नवीकरणीय है और असमाप्य है। जैसे कौन कौन से अपने पढ़ चुके हैं पहले, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत हम पढ़ते हैं इनको। ये जो सभी संसाधन है ये पोल्यूशन रहित होते हैं, इनसे पोल्यूशन भी नहीं होता है। जब हम इनकी स्थापना कर लेते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद इनसे हमें बहुत ही सस्ती दरों से ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उपाय है संरक्षण का। पांचवा बिंदु आप देख पा रहे हो, वैकल्पिक संसाधनों की खोज। बहुत प्यारी बात है ये। हम जानते हैं कि जो अनवीकरणीय जो संसाधन है, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, इनके भंडार है वो सीमित है। हम चाहते हैं भी ये संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे, तो इसके लिए हमें इनके स्थान पर वैकल्पिक संसाधनों को खोजना होगा, उन्हीं का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कोयला और जो पेट्रोलियम है उसके स्थान पर हम नवीकरणीय जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा है, उनका हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। तो आप ये भी देख पा रहे हो भी हर उपाय है वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है, अपने आप में अलग नहीं है। भी गैर पारंपरिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, तो इसका ये क्या हो गया, ये हमारे लिए एक वैकल्पिक संसाधनों वाली बात हो गई भी। हमें अनवीकरणीय के स्थान पर नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं छठे बिंदु पर, प्राथमिकता के आधार पर उपयोग। देखिए, सीमित और जो समाप्य जो संसाधन है उनका उपयोग बहुत अधिक आवश्यक होने पर ही करना चाहिए, या यूं कहूं भी जो राष्ट्रीय महत्व का जो कार्य हो रहा हो तभी इनका इस्तेमाल करना चाहिए। यूं नहीं है भी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है और हम फिर भी उनका संसाधनों का इस्तेमाल करें, तो ये गलत बात है। उसके बाद आप देख पा रहे हो, सातवां बिंदु है रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण की बात आप इधर भी देख पा रहे हो। देखिए, सबसे पहले तो आप को ये मैं बताना चाहूंगा, ये संसाधन संरक्षण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है भी किसी भी धातु का, मेटल्स का जो उपयोग है वो एक बार करने के बाद भी उसे कई बार उपयोग में लेना, वो रिसाइकलिंग कहलाता है। जैसे आप समझ पाएंगे भी जो एल्यूमिनियम है वो 80% तक उसका रिसाइकलिंग हो सकता है, सीसा है उसका 75 से 80% तक हो सकता है, तांबा है वो 65 से 75% तक उसका पुनः उपयोग है वो किया जा सकता है। तो हमें रिसाइकलिंग भी करते रहना चाहिए। उसके बाद आप देख पा रहे हो, आठवां बिंदु है कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग। बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्राकृतिक संसाधनों के स्थान पर हमें कृत्रिम पदार्थों का, वस्तुओं का उपयोग है वो करना चाहिए। जैसे लकड़ी के स्थान पर अगर हो तो हमें प्लास्टिक की किसी चीज का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और जैसे आपने देखा होगा रेलवे लाइन में पहले लकड़ी के स्लीपर लगाए जाते हैं लाइनों के बीच में, आजकल उनके स्थान पर हम जो कंक्रीट वाले या लोहे के जो स्लीपर है उनको काम में लेने लग गए हैं। तो यानी हम कृत्रिम वस्तुओं का इस्तेमाल है वो प्राकृतिक की जगह करेंगे तो संसाधनों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपाय है वो ये हो सकता है। अब आप 9वां पॉइंट देख पा रहे हो। 9वां पॉइंट है अपना उन्नत और परिष्कृत तकनीक का उपयोग। उन्नत और जो परिष्कृत तकनीक का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा और अन्य संसाधनों की है वो बचत की जा सकती है। जैसे क्या होता है,
बहुमंजिला जो इमारत है, बहुमंजिला इमारतों के निर्माण करने से क्या होगा, यानी कम जगह पर अधिक मकान हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ, हमारी टेक्नोलॉजी आई तो हमने क्या किया, एक थोड़ी जगह पर बहुत सारे मकान रहने के लिए बना दिए, तो ताकि संसाधनों का संरक्षण हो गया, बाकी की जमीन है वो किसी और काम में आ सकती है इस सिचुएशन। और अब बात करते हैं अंतिम 10वां जो महत्वपूर्ण उपाय है संसाधन संरक्षण का, वो है संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग। सबसे पहले तो आप ये समझिए भी इसका मतलब क्या है। जब एक ही योजना कई उद्देश्यों को पूरा करती है तो उस योजना को बहुउद्देशीय योजना कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नदियों पर हम बांध बनाते हैं, जब हम नदियों पर बांध बनाते हैं तो 3 बड़े महत्वपूर्ण फायदे हैं, उसकी उपयोगिता हमारे सामने होती है। एक तो क्या होता है, सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है, पेयजल के लिए पानी मिल जाएगा, और तीसरा उससे बिजली भी हम बना सकते हैं। इन मुख्य उपयोग के साथ साथ कुछ गौण फायदे भी उससे हो सकते हैं, जैसे मछली पालन हो सकता है, वहां आसपास वनों का विकास हो सकता है, क्योंकि भूमि का जो वाटर लेवल है वो भी ऊपर आ जाएगा, और मृदा अपरदन का जो समस्या है उससे भी बचा जा सकता है जब हम ज्यादा से ज्यादा उनके आसपास वन वगैरह लगाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और अलग से प्रश्न के रूप में भी आ सकता है। और इसमें अगर हम एक एग्जांपल और करें, जैसे पेट्रोलियम के बहुउद्देशीय उपयोग बताइए, ऐसे अगर आपसे कोई पूछ ले प्रश्न तो देखिए हमें पता है जो पेट्रोलियम है, क्रूड जो ऑयल है, कच्चा तेल जो हम निकालते हैं, उससे 2 मुख्य उत्पाद निकलते हैं, एक तो पेट्रोल होता है और दूसरा उसमें डीजल होता है। जबकि इसके अलावा उसमें कुछ गौण चीजें भी निकलती है जो हमारे लिए लाभदायक है, जैसे मिट्टी का तेल हुआ, ग्रीस हुआ, वेसलिन हुआ, मोम हुआ, गोंद हुआ, कोल तार हुआ। ये भी पेट्रोलियम जब हम निकालते हैं तो उसके साथ ये भी हमें प्राप्त होती है। तो पेट्रोल और डीजल हमारे मुख्य उत्पाद हो गए, बाकी ये हमारे क्या हो गए, गौण या थोड़े से कम मात्रा में मिलते हैं, तो इसलिए ये भी उसके साथ हमारे लिए उपयोगी है। तो इसलिए चाहे पेट्रोलियम की बात करो, नदियों पर बांध बनाने की बात करो, ये सब क्या है, ये सब हमारे संसाधनों के बहुउद्देशीय उपयोगिता के बारे में हमें जानकारी भी इससे हो रही है। तो यानी कुल मिला के आप अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे भी संसाधनों के संरक्षण की ये प्रमुख 10 विधियां हैं। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। आप पहले इन पॉइंटों को देखें, फिर एक एक को मैंने आपको समझाया है इजी लैंग्वेज में, उससे आप समझे, और नोट्स रूप में भी अगर आप चाहें मेरे समझाए हुए और प्लस आपने यहाँ पर जो नोट्स देखे हैं तो उनकी हेल्प से आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा संसाधन संरक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अब बात करते हैं अपने चैप्टर के अंतिम टॉपिक पर, जिसका नाम है पोषणीय विकास। तो इसकी परिभाषा को आपको समझना है, पोषणीय विकास क्या है। सामान्य अर्थों में अगर हम बात करें तो इसका मतलब है संसाधनों का सतत उपयोग। संसाधनों का सतत उपयोग ही पोषणीय विकास कहलाता है, जिसे संपोषणीय विकास या टिकाऊ विकास भी कहा जाता है। एक अच्छी परिभाषा के रूप में अगर हम बात करते हैं तो ऐसा विकास जो मानव की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ, यानी वर्तमान की आवश्यकताओं को हमारी पूरी कर रहा है, तो पूर्ति के साथ साथ भविष्य के लिए भी विकास का आधार प्रस्तुत करे, वो पोषणीय विकास कहलाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज, जो हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को भी पूरी करे और भविष्य में भी हमारी जरूरतों को पूरा करे, हमारी आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करे, वो डेवलपमेंट पोषणीय विकास कहलाता है। तो इससे ये चीज क्लियर हो जाती है भी पोषणीय विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये पोषणीय विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, प्रोसेस है ये, और इसमें पर्यावरण तथा संसाधन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ संसाधनों के विकास और वृद्धि पर भी बल दिया जाता है। तो पोषणीय विकास में पर्यावरण और संसाधन संरक्षण की तो बात होती है, साथ में संसाधनों का डेवलपमेंट कैसे हो, उनकी ग्रोथ कैसे हो, इस पर भी जोर दिया जाता है। तभी तो हम कहते हैं भी पोषणीय विकास एक सतत विकास है।
अब एक चीज और समझ ले, यहां पर ये एक शब्द आ रहा है यहां पर भी, विकास। तो विकास का क्या मतलब है? विकास का आप अक्सर सुनते हो भी, देश का विकास इतना हो गया, आर्थिक विकास ऐसा हो गया, उसका मतलब क्या है? तो आप समझिए, विकास का मतलब है प्रति व्यक्ति आय भी, उसमें क्या स्थिति है, औद्योगिक और कृषि उत्पाद में वृद्धि, उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्वच्छ पेयजल, शुद्ध हवा, आरामदायक आवास, आवश्यक वस्त्र, पौष्टिक भोजन, आधुनिक चिकित्सा, आधुनिक शिक्षा और आधुनिक मनोरंजन के साधनों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता से है। तो अब आप समझ गए होंगे भी डेवलपमेंट का मतलब ये सब चीजें, हमें अच्छी रोटी मिले, अच्छा कपड़ा मिले, अच्छा मकान मिले, उन्नत टेक्नोलॉजी हमें मिले, हमारी जो इनकम है वो अच्छी हो, हमारा उद्योग और कृषि में जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें हमारा ग्रोथ हो, मनोरंजन के सभी अच्छे साधन हैं वो हमारे लिए उपलब्ध हो। ऐसा होता है तभी हम कहते हैं भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट का मतलब इन सब चीजों की उपलब्धता से होता है। एक चीज आपने पढ़ी है ना, पूर्व के चैप्टर में आप मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ चुके हो। नॉर्वे है उसमें नंबर 1 पे चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। तो इस मानव विकास सूचकांक के जो अच्छे सूचकांक वाले जो देश है, अगर मैं उनकी बात आपको कहना चाहूं और आपने पहले समझा भी है, तो इन देशों के जो नागरिक हैं उन्होंने प्राकृतिक और जैविक संसाधनों का विवेकपूर्ण विदोहन कर राष्ट्रीय संपत्ति की वृद्धि कर जीवन समृद्ध बनाया है, तभी तो वो उनका जो सूचकांक है वो उच्च होता है। अब एक बहुत प्यारा प्रश्न इस पोषणीय विकास और जनसंख्या वृद्धि वाले टॉपिक में से निकल के आ सकता है, जो मैंने आपके सामने लिखा है, जनसंख्या वृद्धि तथा आर्थिक विकास के स्तर को कायम रखने के उपाय। भी ग्रोथ भी हो रही है पॉपुलेशन में, लेकिन हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम किस प्रकार से मेंटेन है वो रख सकते हैं। हालांकि बहुत सी बातें इसमें वही है जो हमने संसाधन संरक्षण के उपायों में किया है। तो कुल मिला के आपको वही बातें यहां पर लिखनी है। एक बार थोड़ी सी इस पर सरसरी नजर है वो दौड़ा लेते हैं। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो हम उत्तर में लिखेंगे भी, उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग और स्थानीय कच्चे माल का उपभोग कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करनी होगी हमें। दूसरा है, अधिक मानव श्रम वाले क्षेत्रों में श्रम आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा। जहां पर श्रमिक है, लेबर है, वो अधिक मिल जाती है, तो वहां लेबर जो बेस्ट इंडस्ट्री है उनकी स्थापना की जानी चाहिए। जैसे कि हमारे भारत देश में इस प्रकार के उद्योग है वो अधिक विकसित हो सकते हैं। तीसरा आता है कि संसाधनों के उपयोग के लिए बहुउद्देशीय योजनाओं को अपनाना होगा। इस पर भी हम संसाधनों के संरक्षण में उपाय में इस पर चर्चा कर चुके हैं। चौथा है कि जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण करना होगा, यह भी कर चुके हैं। अगला है पॉइंट, नियोजन में समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा, यह भी हो चुका है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग हमें करना होगा। वैकल्पिक संसाधनों की खोज करनी होगी। संसाधनों का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करना होगा। और साथ में हम लिख सकते हैं, संसाधनों के अधिकतम विकास के स्थान पर आवश्यक विकास पर बल देना होगा। इसके साथ आप पुनर्चक्रण वाली बात, कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग वाली बात लिख सकते हो। उन्नत और परिष्कृत तकनीकी के उपयोग वाली बात, जो हमने यहाँ उन्नत प्रौद्योगिकी की बात लिख भी दी है। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार का जो प्रश्न अगर आता है उसमें संसाधन संरक्षण के जो उपाय वाली बातें हैं वही आपको यहां पर लिखनी है। और ये जो पोषणीय विकास है, हम आगे के चैप्टर में इसके बारे में एक बार पुनः फिर इस पर जिक्र करेंगे और अच्छे से वहां पर डिटेल में इसको समझेंगे। आगे के अध्याय में ये चैप्टर आपके दिया हुआ है। तो ये था आपका संसाधन संरक्षण और पोषणीय विकास का अध्याय, जो आज अपना पूरा होता है। उम्मीद करता हूं आप जरूर इससे लाभान्वित होंगे। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।